मैं महेंद्र यादव शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो देखो, जो ये अपना चैप्टर है इसमें 3-4 टॉपिक ही हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और उन्हीं के बेस पे पूरे चैप्टर की थ्योरी है। तो इसका जो गाउस का नियम है, तो गाउस का नियम है, इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है विद्युत फ्लक्स। यानी अगर हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में अगर कुछ जानकारी पता है तो हम गाउस का नियम पढ़ सकते हैं। और विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। क्षेत्रफल वही है मैथमेटिक्स वाला लंबाई गुना चौड़ाई। उस क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी तो हम विद्युत फ्लक्स को समझ पाएंगे। और विद्युत फ्लक्स को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम गाउस का जो नियम है इसको समझ लेंगे। फिर अगला वर्ड है इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है कि जो गाउस का नियम है इसकी हेल्प से हम स्थिर वैद्युतिकी की कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अर्थात जो गाउस का नियम है इसका क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ये सोल्व कर सकता है। तो इसके 4-5 जो भी एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले पढ़ने का एक पर्पज है क्षेत्रफल, कि ये क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो ये क्षेत्रफल है ये एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो हम ये पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल है वो सदिश है और इसका परिमाण कैसे निकाला जाता है। और सदिश है तो जो इसकी दिशा है वो हम कैसे, कौन सी दिशा में मानेंगे, किधर होगी, वो सब हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर परिमाण भी होगा, यानी क्षेत्रफल है वो अपना परिमाण भी रखता है और साथ में दिशा भी रखता है। तो परिमाण निकालना तो हमने आज तक सीख लिया है कि हम लंबाई है उसको चौड़ाई से गुणा करते हैं तो उस आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है, या चौड़ाई को लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें भुजा स्क्वायर, ये सब क्षेत्रफल के परिमाण निकालने के फॉर्मूले हैं। पर आज हमें इसके अंदर नई चीज देखने को मिली है, दिशा, कि फिर अगर हम क्षेत्रफल को सदिश मानते हैं तो इसकी दिशा किधर होती है और इस दिशा को हम कौन से नियम से पता करते हैं, ये चीज हम सीख रहे हैं। तो यहाँ हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं एक आयत का, कि हमारे पास ये एक आयत है और इस आयत की जो लंबाई है वो मैं मान लेता हूं कि 4 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है वो 4 मीटर है। इधर जो इसकी इस वाली भुजा है जिसको हम चौड़ाई नाम दे रहे हैं, वो इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर मान लेते हैं। तो ये एक आयत है और आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। अब हम अपनी इच्छा से इसको मूल बिंदु मानते हैं। तो मूल बिंदु मान है तो जो इधर वाली दिशा है इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं। तो इधर वाली जो दिशा है इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, और जो इधर वाली दिशा है इसको हम वाई अक्ष नाम दे देते हैं। अब एक एक्स अक्ष हो गया, इधर का वाई अक्ष हो गया, बचा तीसरा जेड अक्ष। तो जेड अक्ष होता है तल के लंबवत बाहर, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये तीसरा तल के लंबवत बाहर जेड होता है। अब ये जो जेड होता है इसको हम ऐसे भी बना देते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब जो एक्स अक्ष होता है तो एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको हम आई कैप से लिखते हैं, और जो वाई दिशा में एकांक सदिश होता है इसको हम जे कैप से लिखते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है इसको हम किससे लिखते हैं, आई कैप से लिखते हैं। और
जो वाई दिशा है, वाई अक्ष है, इस दिशा में जो एकांक सदिश होता है इसको हम जे कैप से लिखते हैं। ये हमने ऐसा मान रखा है। अब यहाँ हम क्षेत्रफल पे आते हैं। तो जो ये आयत हमें दिख रहा है, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वो आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ इस क्षेत्रफल, अब जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो ए होता है या एस होता है। ऐसा कोई खास नहीं है कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। अपनी बुक के अंदर कुछ चैप्टर हैं उनमें क्षेत्रफल को सिंबल ए दे रखा है, और जो कुछ चैप्टर हैं उसमें एस लिख रहा है। तो जब भी हमें एस दिखे तो भी हम समझ जाएंगे कि वो क्षेत्रफल की बात है, या ए आता है तो भी हम ये समझ जाएंगे कि वो क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल है उसको या तो ए से या एस से। ये क्या है, इसके सिंबल हैं। ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही इसके सिंबल हैं। जो हमें अच्छा लगेगा वही हम काम ले लेंगे। ऐसी कोई खास वो नहीं है कि हमें ए ही लिखें या ऐसे लिखें, दोनों में से कोई सा भी एक हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो क्षेत्रफल है तो इसको मैं यहाँ एस मान करके चल रहा हूँ। गाउस का नियम वाला जो चैप्टर है ये, इसमें हम क्षेत्रफल को एस बोल करके चलेंगे। तो यहाँ एस बराबर इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर आ जाएगा, गुणा इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो हम ये 2 मीटर लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ जो एस है ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, परिमाण निकालना की लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो ये मिलता है। अब जो हमारा पर्पज है वो इस दिशा पे पहुंचना है। तो अब हमने क्षेत्रफल का परिमाण तो ये निकाल लिया है, पर हम अभी इसकी दिशा पे नहीं गए। तो अब हम दिशा की बात करते हैं। तो दिशा के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये इधर एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक दूसरा इधर बी वेक्टर जा रहा है, और जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो हम मान लेते हैं कि थीटा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर मैं जो ए वेक्टर है इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूं, यानी सदिश गुणनफल करूं बी वेक्टर के साथ, तो हम जानते हैं कि ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा सदिश मिलता है सी, और ये वेक्टर। तो ए और बी के सदिश गुणनफल से बनने वाली जो तीसरी राशि है वो भी एक सदिश राशि हमें मिलती है। तो फिर ए की दिशा हमें पता है कि ए इधर जा रहा है, बी की दिशा हमें पता है कि बी इधर जा रहा है। तो फिर जो ये सी बनेगा, इस सी की दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा को निकालने के लिए एक तो दक्षिणावर्त पेच का नियम है, एक तो दक्षिणावर्त पेच का नियम है, दूसरा एक दक्षिण हस्त का नियम है, या इसको हथेली का नियम भी कहते हैं। तो इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो कि जो हमारा दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ है तो पहले ए लिखा है, तो हम दाहिने हाथ की जो हथेली है इसको ए की तरफ रखते हैं, जैसे हमने ऐसे रख दिया है। बाद में कौन आ रहा है, बी, तो फिर जो हमारी अंगुलियां हैं उनको बी की तरफ मोड़ते हैं। तो हमने ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ ऐसे मोड़ दिया, तो जो हमारा अंगूठा है वो किधर आ रहा है, बोर्ड का जो तल है इसके लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो अंगूठा है वो ए और बी के गुणनफल से जो बनने वाला सी है उसकी दिशा को बताता है। फिर से ध्यान देना, अब की बार क्या करते हैं, हाथ को उल्टा रख के देखते हैं कि ए क्रॉस बी, तो ए पहले आया है तो ए की तरफ मैं हाथ रख देता हूं। घुमाना किधर है, बी की तरफ है, तो बी की तरफ अंगुलियां ऐसे मुड़ नहीं सकती, इसका मतलब हमने हमारा हाथ गलत रखा है, तो हम ऐसे रख देते हैं। तो ए की तरफ रखते हैं, बाद में बी है, घुमाते हैं, अंगूठा आता है, वो क्षेत्रफल की दिशा को बताता, ये सॉरी जो सी बन रहा है उसकी दिशा को बताता है।
तो यहाँ ए और बी के गुणनफल से जो तीसरा सी बना है उसकी दिशा किधर है? ये तल के लंबवत बाहर। और तल के लंबवत बाहर जो एकांक सदिश होता है उसको हम या तो के कैप कह रहे हैं, यहाँ पर आई इधर है, जे इधर, तो के, या दूसरा हम एक सिंबल है एन कैप देकर के चलते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है, एन कैप का मतलब क्या है? तल के लंबवत दिशा में जो एकांक सदिश होता है उसको हम एन कैप बोलते हैं। जैसे एक्स दिशा में एकांक सदिश को आई कैप, ऐसे ही वाई दिशा में एकांक सदिश को जे कैप। सिमिलर तल के लंबवत जो दिशा में एकांक सदिश होता है उसको किससे लिखते हैं? एन कैप से लिखते हैं। अब यहां अगर ये बी क्रॉस ए करना होता तो हम क्या करते कि ऐसे लिखा हुआ था बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो क्या बनता? देखो ये सॉरी बी क्रॉस ए करते तो इसका मतलब बी पहले लिखा गया है तो जो हमारी हथेली है वो किधर रखी जाएगी? बी की तरफ है, तो हम हमारी हथेली को बी की तरफ रख देते। घुमाना किधर है? बाद में ए है तो ए की तरफ है, तो हम बी एंगल इधर बन रहा है तो इधर ही घुमाना है, ये नहीं। तो इधर अंगुलियां मुड़ नहीं सकती, यानी हमने हाथ गलत रखा है, तो हम हाथ कैसे रखते हैं? बी की तरफ। घुमाना किधर है? ए, तो अंगूठा किधर गया? तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए से जो बनने वाला सी वेक्टर है इसकी दिशा किधर होगी? तल के लंबवत अंदर। तो मैं लिख देता हूं कि यहां सी वेक्टर की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और यहां इसकी दिशा किधर है? तल के लंबवत बाहर। तो यहां हमें देखने को दो दिशाएं मिली हैं, या तो तल के लंबवत बाहर या तल के लंबवत अंदर। अब हम यही चीज इधर अप्लाई करते हैं। क्षेत्रफल पे बात कर रहे थे हम कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 8 मीटर स्क्वायर हमें मिला है और इसका परिमाण आया है। तो अब यहाँ जिसकी लंबाई है, पहले लंबाई लिखा है, बाद में कौन आ रहा है? चौड़ाई। तो हम लंबाई की तरफ हमारी हथेली को रखते हैं। घुमाना किधर है? चौड़ाई की तरफ। तो लंबाई को हम चौड़ाई की तरफ ऐसे घुमाते हैं तो अंगूठा किधर है? तल के लंबवत बाहर। और हम यहाँ पर तल के लंबवत जो बाहर जेड अक्ष है तो उसके अनुदिश एकांक सदिश को के कैप से लिखते हैं। तो हम इसकी दिशा को क्या लिखेंगे? के कैप। और यहाँ अगर एकांक सदिश आ गया है तो फिर हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? एक वेक्टर का निशान। तो ये तो इसका परिमाण है, और जो यहाँ के कैप आ रहा है ये किस चीज को बता रहा है? इसकी दिशा को बता रहा है। और ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश राशि है, उसको बता रहा है। तो इस क्षेत्रफल का परिमाण 8 मीटर स्क्वायर और इसकी जो दिशा है वो के कैप होगी। तो यहां से जो हमारा लास्ट निष्कर्ष आ रहा है कि जो क्षेत्रफल की दिशा है वो तल के लंबवत बाहर होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या मैं इसको चौड़ाई गुणा लंबाई लिखूं, तब क्या होगा? तो इसको लंबाई गुणा चौड़ाई अगर हम लिख देते हैं तो हम इसको इधर लिखते हैं। यहां देखो जो क्षेत्रफल है इसको हमने पहले तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा था। अब हम यहां ये लिख करके चलते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो चौड़ाई गुणा लंबाई है, ये हम मान रहे हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर दे रखी है और जो इसकी लंबाई है वो 4 मीटर दे रखी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मीटर स्क्वायर हमें मिलता है। और क्षेत्रफल को हम किसे लिखते हैं? एस से। अब हमें इसकी दिशा पता करना है तो चौड़ाई, तो पहले हम चौड़ाई की तरफ हमारा हाथ रखते हैं, ऐसे रख देते हैं। घुमाने की तरह लंबाई की तरफ, इधर तो मुड़ नहीं सकती, गलत रखा है, तो हम इधर अपने हाथ को रखते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई, तो अंगूठा किधर गया? तल के लंबवत अंदर। अगर तल के लंबवत बाहर इधर के कैप है तो अंदर वाले को हमें क्या कहना चाहिए? माइनस का के कैप। तो जो इसकी दिशा है वो किधर आ जाएगी? माइनस का के कैप की तरफ। और यहाँ हमने कैप लगा दिया है तो इधर हमें क्या लगाना चाहिए? वेक्टर का निशान। तो यहां से जो निष्कर्ष आया है कि क्षेत्रफल की दिशा या तो तल के लंबवत
बाहर या तल के लंबवत अंदर। अब हमने बाहर के लिए एक तो के कैप यूज किया है, लेकिन हम यहाँ क्षेत्रफल के लिए के कैप के बजाय हम एन कैप यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एन कैप तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। यहाँ अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ जो ये एन कैप है तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है, तो हमने तो के कैप लिखा था, तो हम एस वेक्टर को ज्यादातर ये एन कैप कह करके चलेंगे। तो 8 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एन कैप, और एन कैप तल के लंबवत बाहर है। अब ये देखो जो 8 मीटर स्क्वायर है ये माइनस था, तल के लंबवत अंदर की तरफ, अंदर के लिए क्या लगा देंगे माइनस का एन कैप। अगर हम बाहर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर और प्लस का एन कैप लिखा जाएगा। अब यहाँ 8 मीटर स्क्वायर है, ये किसको बताता है परिमाण को बताता है, यहाँ ये भी परिमाण को बता रहा है। तो इसको देख करके हम ये लिखें कि एस वेक्टर है ये परिमाण, तो परिमाण को हम एस से लिख देते हैं, और साथ में क्या आ रही है दिशा, और दिशा के लिए हम कौन सा कैप यूज करते हैं एन कैप। तो यहाँ से एन कैप क्या बन जाएगा एस वेक्टर अपॉन एस वेक्टर का परिमाण एस, ये हम लिख सकते हैं। ये हमने यहां से क्षेत्रफल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास ये एक टेढ़ा मेढ़ा कोई भी एक सरफेस है और इसका कंप्लीट का जो क्षेत्रफल एस है, तो हमें इसके क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है। तो इसकी दिशा निकालने के लिए हमें वही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ की इस सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक अल्पांश में तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अल्पांश की हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ऐसे हम सभी अल्पांश का क्षेत्रफल और सभी अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा निकाल लेंगे। तो इसको हम अल्पांश में तोड़ते हैं, ऐसे लाइनों में विभक्त कर देते हैं, इनको ऐसे लाइनों में विभक्त करते हैं। जितने ज्यादा छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने ज्यादा टुकड़े इसकी करने की कोशिश करते हैं। जितने ज्यादा छोटे टुकड़े हो सकते हैं उतने ही हम छोटे टुकड़े करते हैं इसके। अब देखो, अगर हम इस डायग्राम को जो क्षेत्रफल दिख रहा है इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, और जो एक प्रत्येक जो छोटा टुकड़ा है वो हमें या तो वर्ग या हमें आयत दिखता है। वर्ग या आयत का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हमने इसे जो असममित जो ज्यामिति दिख रही थी इसको हमने जिसकी जानकारी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ऐसे भाग में व्यक्त किया है। तो ऐसे भाग हमें या तो आयत दिखता है या वर्ग हमें दिखेगा, और हमने इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें स्मॉल छोटा सा पार्ट ये अल्पांश दिखता है, इसको हम ये जितने छोटे खाने बने हैं इन खानों को हम अल्पांश बोलते हैं। कंप्लीट क्षेत्रफल है तो ये छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम कह देंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्र है। ये जो अल्पांश क्षेत्र दिख रहा है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर जो इसका क्षेत्रफल आ जाता है उसको हम ये जैसे दूसरा तीसरा सभी का निकाल लेंगे और सभी को हम ऐड कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसका समाकलन कर देते हैं और क्षेत्रफल की सीमाएं लगा देते हैं, तो वो कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल आ जाता है वहां पर। तो हम इसके लिए एक कोई भी छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है और इसका मैं क्षेत्रफल मान लेता हूं कि कितना है ds। ध्यान से देखना, s होता है संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, और जो ds होता है ये अल्प भाग का क्षेत्रफल होता है।
तो डी लग गया यानी अल्पांश का है। कई बार हम अल्पांश के लिए डेल एस भी यूज कर लेते हैं कि जो ये डेल है ये भी अल्पांश को बताता है। इसके बाद जब हम कभी पढ़ते हैं तो ये वाला डेल भी यूज कर लेते हैं, डेल एस। तो हम ज्यादातर या तो ये वाला डेल एस यूज करते हैं या ये वाला करते हैं। जहां भी हमें ये दिखता है इसका मतलब है कि अल्पांश पार्ट। एस दिख रहा है अकेला तो ये संपूर्ण भाग हो गया है। तो हम इसका एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं और ये अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वही लंबाई और चौड़ाई अंगुली घुमाएंगे तो तल के लंबवत बाहर। तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर या तल के लंबवत अंदर होगी। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि डीएस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। अब हम इसका समाकलन करते हैं तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है और पूरे भाग का क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है, एस। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है नोटिस करने की कि क्षेत्रफल की हमने दो दिशाएं माननी है, तल के लंबवत बाहर या तल के लंबवत अंदर। हम कौन सा ले? तो परिपाटी के अनुसार ये देखा गया कि ज्यादातर तल के लंबवत जो बाहर वाली दिशा है उसको हम काउंट करते हैं या उस दिशा को हम लेते हैं। फिर से देखना, क्षेत्रफल है उसके तल बाहर की तरफ जो दिशा है वो हमें लेनी है, तल के लंबवत अंदर की दिशा को हम नहीं लेंगे। तो हमारी परिपाटी यही कहती है कि क्षेत्रफल की दिशा को आप अधिकतर तल के लंबवत बाहर ही माना करो। और जैसे ये बोर्ड हमें दिख रहा है, इस बोर्ड की जो तल है वो ये है और इसके लिए बाहर ये वाला सब बाहर है। तो इसकी जो दिशा है वो हमें तल के लंबवत बाहर इधर लेनी है और जो बोर्ड का पीछे का हिस्सा उधर है वो तल के लंबवत अंदर है, तो अंदर का हिस्सा हमें नहीं लेना है। फिर से कह रहा हूं, जो पार्ट हमें दिखता है वो बाहर होता है और जो हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत इधर बाहर की तरफ होगी। अब इसको हम और भी जो हमारा सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि जैसे कलर करने की ब्रश होती है, तो जो कलर करने वाली जो ब्रश होती है उससे हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे हम ऐसे समझें कि जो ब्रश है और ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है, ये ब्रश है। अब इसके देखो क्षेत्रफल एक तो ये वाला है, एक इधर का पृष्ठ है, एक इधर का पृष्ठ, इधर का भी पृष्ठ होगा और एक इधर का पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ है। तो इसके अंदर टोटल कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 1 2 3 4 और नीचे का 5 और एक ऊपर का 6। तो इसके अंदर टोटल 6 पृष्ठ हैं और हमें ये जो 6 पृष्ठ हैं इन सभी की दिशा को पता करना है। तो इनकी दिशा हम कैसे पता करें? तो वैसे देखें तो इस एरिया को हम देखते हैं, इस पृष्ठ को। तो ये वाला पृष्ठ हमें दिख रहा है, तो इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर। तो ये हिस्सा हमें दिख रहा है तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर इधर होगी। और अब हमें इसकी निकालनी है तो हम घूम करके इधर चले जाते हैं, तो इधर से देखते हैं तो इसके लिए दिशा तल के लंबवत बाहर इधर होगी। अब देखो हमें इसकी दिशा पता करना है तो हम इसको नीचे से देखते हैं तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर, क्योंकि हिस्सा हमें दिख रहा है। जो हिस्सा हमें दिखता है वो बाहर होता है, उसका हमें बाहर की तरफ आना है। तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर, नीचे की तरफ। ऐसे इसकी दिशा के लिए, इस पृष्ठ के लिए देखो ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो तल के लंबवत बाहर की तरफ। सोचने का विषय है, इस पृष्ठ के लिए तल के लंबवत बाहर ये है एन कैफ, ये वाली इसकी डायरेक्शन होगी। इस वाले को देखते हैं तो इस वाले के लिए बाहर ये होता है, तो इसकी दिशा है वो तल के लंबवत बाहर ये होगी नीचे की तरफ। इसके लिए ये, इसके लिए ये दिशा, इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर, इसके लिए ये हो जाएगी। अब हम इसको सिंपल से कैसे याद रख सकते हैं? तो इसका तरीका है कि जो कलर करने की जो ब्रश है हम वो लेते हैं, जिस भी क्षेत्रफल की, जिस भी पृष्ठ का क्षेत्रफल की दिशा हमें पता करना है उसके ऊपर हम कलर करते हैं। कलर करने का मतलब ऐसे हम घुमाएंगे, ऐसे कलर करेंगे इस पृष्ठ के ऊपर, ऐसे ब्रश चलेगी और ब्रश ऐसे चलेगी तो ब्रश की नोक यानी डंडी किधर है, इस दिशा में। और जो ब्रश की डंडी होती है वो क्षेत्रफल की दिशा को बताती है। ऐसे ही मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल की दिशा पता करना है तो मैं ऐसे कलर करूंगा या ऐसे करूंगा, तो डंडी किधर आ रही है, ये जो डंडी है ये इधर आ रही है, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर इधर हो जाएगी। मुझे इसकी क्षेत्रफल की दिशा चाहिए तो मैं ऐसे कलर करूंगा, तो तल के लंबवत देखो नोक किधर आ रही है, डंडी, ये ब्रश की डंडी है ऊपर की तरफ, तो ये इसकी दिशा।
मुझे इस क्षेत्रफल की दिशा चाहिए, तो इसके ऊपर मैं कलर करूंगा ऐसे, तो डंडी किधर गई, नीचे, तो तल के लंबवत है, नीचे की तरफ इसकी क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो हमें तल के लंबवत हमेशा बाहर की तरफ ही मानना है। तो हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल की दिशा परिपाटी के अनुसार हम पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ है इसको हम धनात्मक दिशा कहेंगे। बाहर की तरफ धनात्मक दिशा में, बाहर की तरफ धनात्मक दिशा में लेंगे या मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब जैसे ये हमारे पास एक घन है या घनाभ मानो, इसकी हमें दिशा चाहिए। जैसे ये डिब्बा दिख रहा है आपको, तो ये एक घन या घनाभ है, जो भी इसकी दिशा किधर लेनी है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इस क्षेत्रफल की हमें दिशा चाहिए। तो तल के लंबवत बाहर, तो इस हमारे लिए ये बाहर होगा, तो इसकी दिशा ये वाली हो जाएगी। तो जैसे ये वाला ऐसा दिख रहा है, तो तल के लंबवत हमें बाहर एन कैप इधर शो करना है। इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर, तो इसके लिए इधर, और जो तल के लंबवत एकांक सदिश है उसको हम किससे लिखते हैं, एन कैप से। ऐसे ही इसके लिए हमें चाहिए, तो तल के लंबवत बाहर, या सीधा सा है कि हम ऐसे कलर करेंगे, तो कलर करेंगे तो डंडी किधर आएगी, ब्रश की ऊपर की तरफ है, वो क्षेत्रफल की दिशा को बताएगी। तो इसकी दिशा भी तल के लंबवत बाहर एन कैप ऐसे होगा। हमें अंदर वाले पार्ट को नहीं देखना, ऐसे इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये हमारे लिए बाहर है इस तल के लिए, तो फिर इसके लिए इधर अंदर हो जाएगा, नहीं। इस पृष्ठ के लिए, केवल इधर वाले के लिए जो यूनिक लिखा है, इस पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं। इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर ये है, और इसके लिए इधर अंदर होगा। लेकिन अगर मैं इधर जाऊं ऐसे, तो इसकी दिशा, इसके लिए अब ये बाहर है, तल के लंबवत बाहर, और इसके लिए उधर का हिस्सा क्या हो जाएगा, तल के लंबवत अंदर। सिमिलर इसकी बात करूं, इसके लिए तल के लंबवत इधर का बाहर है और उधर का अंदर है, लेकिन मैं इधर जाता हूं, तो इस हिस्से की मैं बात करूं, तो इसके लिए इधर बाहर है प्लस का एन कैप, और इसके लिए इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का एन कैप। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सब डायरेक्शंस हमें ऐसे माननी है, और इसको हम एन कैप से लिखेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा था, देखो खुला पृष्ठ की बात कर रहे थे हम, या खुले पृष्ठ। अब तक हमने खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की थी, लेकिन जो ये है, ये खुला पृष्ठ नहीं, ये एक बंद पृष्ठ का एग्जाम्पल है। अब हम इसको अच्छे से ये क्लियर करेंगे कि खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो इधर तो हम लिखते हैं खुला पृष्ठ। ये सारी जो इस वीडियो लेक्चर में जो टर्म्स बता रहा हूं, ये हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब भी आगे हम पूरी फिजिक्स की जो चैप्टर पढ़ेंगे, जहां गाउस लाएंगे, क्षेत्रफल होगा, उनके अंदर पृष्ठ, क्षेत्रफल की डायरेक्शन, ये हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, वरना आगे हमारे से प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं होंगी।
तो एक तो होता है खुला पृष्ठ और इधर हम बात करते हैं बंद पृष्ठ। यहां ये बंद पृष्ठ की बात हो रही है। जो खुला पृष्ठ है इसको ओपन सरफेस बोलते हैं, और इधर जो बंद पृष्ठ है इसको क्लोज सरफेस बोलते हैं। क्लोज सरफेस बोलते हैं, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस। और ये दोनों ही क्या है ये हमें पहले क्लियर करना है। तो जो खुला पृष्ठ होता है इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इस पृष्ठ में आयतन परिबद्ध नहीं होता है। इस पृष्ठ में आयतन परिबद्ध नहीं होता है। परिबद्ध का मतलब अंदर नहीं होता है इसके, और इसको इनक्लोज्ड बोलते हैं। नहीं होता है। जबकि बंद पृष्ठ का मतलब है कि इस पृष्ठ के अंदर आयतन परिबद्ध होता है। देखो खुला पृष्ठ है, इसमें आयतन परिबद्ध नहीं होता, जबकि बंद पृष्ठ के अंदर आयतन परिबद्ध होता है। जैसे अब आयतन होने के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरी है कि आयतन होगा तो उसके अंदर लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, और साथ में क्या जरूरी है, मोटाई भी होनी चाहिए। तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन लंबाई है अगर चौड़ाई है और मोटाई नहीं है, तो लंबाई और चौड़ाई है और मोटाई ना हो तो वहां पर आयतन नहीं हो सकता। आयतन में तीनों चीजें चाहिए। तो अब यहाँ देखो आयतन नहीं होता। आयतन नहीं होने का मतलब इसके अंदर क्या चीज नहीं होती, फिर मोटाई नहीं होती है, और इसमें आयतन होता है, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में क्या और शामिल होती है, मोटाई होती है। यानी मैं ये कहूं इसके अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई यही होती है, इसमें मोटाई ना के बराबर होती है। देखो ऐसी चीज तो कोई है नहीं कि जिसके अंदर मोटाई ना हो, पर मोटाई ना के बराबर होती है कि लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में मोटाई इतनी कम होती है कि हम उसको अल्प मानकर छोड़ ही देते हैं, और इनमें मोटाई कुछ न कुछ होती है, तो वहां पर आयतन काउंट हो जाता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश ये समझें कि जो हमारे पास जैसे ये बुक है, इस बुक का जो ये सिंगल पेज है, ये सिंगल पेज है इसका। अब इस सिंगल पेज के लिए देखो कि इसकी जो लंबाई भी है, ये इसकी लंबाई दे रखी है पेज की, और ये पेज की क्या दे रखी है, चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब इस लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में अगर इसकी मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई कितनी है, ना के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि सिर्फ इसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई नहीं है। तो मोटाई नहीं होगी तो इसके अंदर क्या नहीं होगा, आयतन नहीं होगा। तो जो हमें ये पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला पृष्ठ, तो इस कंप्लीट पृष्ठ के अंदर आयतन नहीं है, और जिस पृष्ठ में आयतन नहीं होता उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, खुला पृष्ठ, और जिसके अंदर आयतन होता है उसको क्या कहेंगे, बंद पृष्ठ। अब अगर मैं इस कंप्लीट किताब की बात करूं तो इसके अंदर देखो चौड़ाई है, लंबाई भी है इसकी, और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी है। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें होती हैं। मोटाई को हम ऊंचाई भी कहते हैं। तीनों चीजें हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आयतन। अब देखो इसका ये क्षेत्रफल यानी पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल होता है। ये वाला पृष्ठ, चारों तरफ ये पृष्ठ, इधर का पृष्ठ, ये पृष्ठ। तो जो इसका पृष्ठ है बाहर का, क्या इस पृष्ठ के अंदर आयतन है, दिख रहा है हमें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होने से इससे आयतन होगा। तो इस पृष्ठ के अंदर आयतन परिबद्ध है, और जिस पृष्ठ के अंदर आयतन परिबद्ध होता है उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, बंद पृष्ठ। तो जो किताब का जो ये पृष्ठ है, ये किसका एग्जाम्पल है,
बंद पृष्ठ का। और जो कॉपी का सिंगल पेज है वो किसका उदाहरण है? खुले पृष्ठ का। तो बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ में यही डिफरेंस होता है। तो अब इसके अलावा हम इसकी बात करें कि जो ये चौका डिब्बा है तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, तीनों चीजें हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो यानी आयतन भी है। तो ये जो घन है या जो घनाभ होता है वो किसका एग्जाम्पल है? बंद पृष्ठ का। अगर मैं इसके इस फलक की बात करूं, केवल इस वाले पार्ट की, इस पार्ट को हम ऐसे हटा लें और हम इसकी बात करें तो अब ये देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, पर इसकी मोटाई ना के बराबर है। तो ये पृष्ठ किसका काम कर रहा है? खुले पृष्ठ का। और अब हमें कोई पूछे कि खुले पृष्ठ की दिशा, तो अगर हम इस पृष्ठ की बात करते हैं तो हमें हमारे लिए ये दिशा दिख रहा है, तो इसके लिए तल की लंबाई बाहर हो जाएगी। अब अगर कोई मुझसे कहीं इधर वाले हिस्से की बताओ तो मैं इधर जाऊंगा, तो इधर हिस्से को देखूंगा तो मेरे लिए ये बाहर हो गया, क्योंकि मुझे ये हिस्सा दिख रहा है, तो इधर वाला बाहर हो जाएगा। इधर देखूंगा तो अब इसके लिए बाहर इधर का कहा जाएगा। तो ये एन कैप होता है। और इनके लिए एन कैप, एन कैप, एन कैप, एन कैप और एन कैप, ये हम देखते हैं। तो ये बंद पृष्ठ और ये खुला पृष्ठ। तो खुला पृष्ठ का जो एग्जाम्पल क्या है, तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वृत्त। तो वृत्त के अंदर देखो आयतन परिबद्ध नहीं होता है। जैसे ये वाली जो शेप है इसको हम वर्ताकार शेप में ऐसे काट लें इस तरीके से, ये वाला देखो जो ये हिस्सा बन रहा है ये लगभग एक वृत्त का एग्जाम्पल है। जो भी ये वृत्त दिख रहा हो आपको, ये एक वृत्त बन रहा है। अब ये जो वृत्त है इसकी दिशा भी तल के लंबवत बाहर है, लेकिन इसके अंदर भी आयतन परिबद्ध नहीं है क्योंकि इसकी मोटाई नहीं है। तो जो वृत्त बनता है वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो वृत्त का पृष्ठ है वो कैसा है? खुला पृष्ठ है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल कॉपी का पेज, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और वृत्त के अलावा क्या हो सकती है? चकती। और वृत्त के लिए इस फॉर्म में हम वलय भी बोल सकते हैं। वलय देखो, चकती तो अंदर से भरी हुई होती है और वलय अंदर से खाली होती है। तो चकती, वलय, कॉपी का पेज। और वलय की मोटाई नहीं होनी चाहिए। अगर वलय की ज्यादा मोटाई हो जाएगी तो फिर किसके अंदर आ जाएगा? बंद पृष्ठ के अंदर। तो वलय मोटाई जिसकी ना हो, शर्त है मोटाई नहीं होनी चाहिए, तभी होगा इसका एग्जाम्पल। इसके लिए बंद पृष्ठ के एग्जाम्पल देखो, ये गोला देखो, स्पेयर, चाहे स्पेयर अंदर से खाली हो चाहे स्पेयर अंदर से भरा हुआ हो, स्पेयर के अंदर आयतन तो होता ही है। तो अगर हम इसकी बात करें फुटबॉल की, तो ये इसका जो बाहर का इसका वक्र पृष्ठ है और इसके अंदर क्या है? आयतन। तो जो ये फुटबॉल का जो वक्र पृष्ठ है, ये इसका वक्र पृष्ठ अंदर क्या रखता है? वॉल्यूम। तो जो इसका वक्र पृष्ठ है ये कौन से किसको बता रहा है? बंद पृष्ठ को। अब यहां ये भी देखने का क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं इस फुटबॉल में छेद कर दूं, तो छेद कर दूंगा, सब जगह छेद कर दूं मैं, तो क्या खुला पृष्ठ होगा? बिल्कुल भी हमें ये नहीं समझना है कि छेद हो गया तो खुल गया, नहीं। अगर मैं इसमें छेद कर दूंगा तो क्या इसका आयतन चला जाएगा? आयतन तो अभी भी होगा इसके अंदर। तो इसमें मैं छेद भी कर दूं तो भी इसके अंदर आयतन तो है, आयतन है तो भी किसका एग्जाम्पल होगा? बंद पृष्ठ का। ये बिल्कुल भी मत समझना कि बंद का मतलब चारों तरफ से वो पैक होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बंद पृष्ठ का सिर्फ मतलब है आयतन होना चाहिए। जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे को फुलाओ मत, एकदम सुस्त अवस्था में है, तब तो उसके अंदर आयतन नहीं है, तब तो वो खुला पृष्ठ है। अब मैं गुब्बारे में हवा भर दूंगा तो गुब्बारा ऐसे फूल जाएगा, फूलते उसके अंदर क्या बन जाएगा? आयतन। और आयतन बन गया तो वो गुब्बारे का जो पृष्ठ है वो क्या बन गया है? बंद पृष्ठ बन गया है। अब हमें यहां इस फुटबॉल का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल की दिशा। और अभी हमने क्षेत्रफल की दिशा के लिए कहा था कि जिस भी पृष्ठ का हमें पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा चाहिए, उस पृष्ठ पर कलर करने के लिए ब्रश को चलाना स्टार्ट कर दो। ब्रश की जो डंडी होगी वो क्षेत्रफल की दिशा को बताता है। अब ऐसे ही जो कंप्लीट फुटबॉल है, इसका हमें जो क्षेत्रफल है कंप्लीट, इसकी त्रिज्या अगर r है और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा s, वो कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें इसके क्षेत्रफल की दिशा पता करना है।
तो क्षेत्रफल की दिशा कैसे पता करेंगे? तो तरीका वही है कि हम किसी अल्पांश का क्षेत्रफल की दिशा पता कर लेंगे, फिर दूसरे अल्पांश की कर लेंगे, ऐसे तीसरे की। तो हम सभी अल्पांश की दिशा ऐसे पता करते हैं। तो जैसे जो हमें ये फुटबॉल दिख रहा है, इस फुटबॉल के लिए ये सब इसके अल्पांश है कि छोटा सा अल्पांश ये रहा, फिर दूसरा अल्पांश ये रहा, तीसरा अल्पांश ये, ऐसे बहुत सारे अल्पांश मिलकर के और पूरा एक वक्र पृष्ठ बनाते हैं। तो हम एक अल्पांश की दिशा पता करते हैं। तो जैसे हमें इस अल्पांश की दिशा चाहिए, तो हमें इसकी दिशा पता करना है, तो हम यहाँ पर कलर करते हैं। कलर करेंगे तो डंडी को ऐसे ये ब्रश को चलाएंगे तो डंडी किधर आएगी? तल के लंबवत है बाहर। तो इस जो पृष्ठ की दिशा है वो तल के लंबवत है बाहर हो जाएगी। तो जैसे हमने यहां पता किया है, तो इसके लिए तल के लंबवत है बाहर। कंप्लीट का क्षेत्रफल कितना होता है? एस। तो इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ds। तो हम इस वाले पार्ट के लिए क्या लिख के चलेंगे? ds आ जाएगा। ऐसे ही मुझे इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल की दिशा। तो इसका तल के लंबवत बाहर क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि हम ऐसे कलर करेंगे, ये ऐसे करेंगे तो डंडी इधर, तो इसके तल दिशा क्षेत्रफल की तल के लंबवत बाहर इधर हो जाएगी। यानी मैं इधर की बात करूं तो इसके लिए तल के लंबवत बाहर किधर हो जाएगा? ये वाला। और इसको क्या लिख देंगे? इधर एन कैप। और हमने इधर छोटा सा अल्पांश क्या माना है? ds, क्षेत्रफल। ऐसे ही मान लो मुझे इस वाले पार्ट के क्षेत्रफल की दिशा चाहिए, तो तल के लंबवत है बाहर, क्योंकि मुझे ये हिस्सा दिख रहा है, मेरे लिए क्या हो गया? बाहर हो गया है। तो इसकी दिशा चाहिए हमें, तो तल के लंबवत क्या हो जाएगी? बाहर। और इसको भी हमने क्या लिख दिया है? ds। तो ऐसे इसके बहुत सारे हम टुकड़े करते हैं। जैसे हमें इसका पता करना है, तल के लंबवत बाहर, तो जो भी हमने यहाँ पता किया तल के लंबवत बाहर एन कैप, और ये क्या बन गया है? ds। तो ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के अंदर आयतन है, और प्रत्येक टुकड़े का हमने ऐसे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसकी दिशा का पता कर लेते हैं। अब हम यहाँ हमें कंप्लीट का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करते हैं समाकलन मेथड से, कि हम किसी भी छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल आ जाता है तो उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम ये लिख देते हैं कि जो छोटा सा क्षेत्रफल है पार्ट का वो कितना है? ds। और इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट भाग का क्षेत्रफल s। लेकिन यहां पर जो ये क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल का है तो पृष्ठ का तो समाकलन करना है। तो जो ये पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कैसा पृष्ठ था? बंद पृष्ठ। और बंद पृष्ठ की पहचान के लिए हम समाकलन के चिन्ह के ऊपर क्या लगा देते हैं? रिंग। तो समाकलन का जो चिन्ह होता है इसके ऊपर रिंग लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब ऐसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ये वाला, अब हमें इसके क्षेत्रफल की दिशा चाहिए, कि इसका जो क्षेत्रफल है, कि हमें जो भी एक वृत्त जैसा दिख रहा है शक्ति होगी, तो इसका हम क्षेत्रफल चाहिए, तो हम ऐसे इसको अल्पांश टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे अल्पांश कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल की दिशा ले लेते हैं, तल के लंबवत बाहर, और छोटे से का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं? ds मान लेते हैं। तो हमने ये लिख दिया है इधर वाला पार्ट, ये जो इसका छोटा सा टुकड़ा हमने इधर यहाँ पर ले लिया है ds, और इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर एन कैप हमने शो कर दिया है इधर। तो छोटा सा क्षेत्रफल है ds। हमें पूरे का चाहिए, तो पूरे का चाहिए तो इसके लिए भी हम क्या कर देते हैं? समाकलन। और पूरे का कर दें तो ये क्या बन जाता है? कंप्लीट s बन गया है। ध्यान देना, क्या ये पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे थे? क्या बंद पृष्ठ था? नहीं था। अगर ये बंद पृष्ठ नहीं है तो हम समाकलन के चिन्ह के ऊपर रिंग नहीं लगाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम समाकलन के ऊपर क्या लगाएंगे? रिंग। और पृष्ठ बंद नहीं है, यानी आयतन नहीं है, तो हम समाकलन के चिन्ह के ऊपर भूल करके भी रिंग नहीं लगाएंगे। जो ये रिंग है ये सिर्फ बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ के लिए ही काम ली जाती है। और जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये अंतर मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूं कि बाद में जाके हमारा डाउट ना हो। तो अगर खुला पृष्ठ है तब तो हम ये लिखेंगे ds, अल्पांश का क्षेत्रफल, समाकलन कर देंगे, कंप्लीट का s बन जाएंगे। लेकिन बंद पृष्ठ है तो हम छोटे से पार्ट का निकाल लेंगे ds, समाकलन करेंगे तो रिंग, ये इसके ऊपर क्या लगाएंगे? रिंग। और ये कंप्लीट का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। ये हमें याद रखना है। और स्क्वायर के लिए कंप्लीट का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 4 पाई r स्क्वायर आ जाता है। अब हम इसका एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं बेलन का। अब बेलन है, जैसे यही मान लेते हैं कि ये बेलन है,
अब इस बेलन के अंदर आयतन इंक्लूड हो रहा है क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। तो जो ये हम बेलन यहां बनाते हैं, ये वाला, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो मैं मान लेता हूं कि कितनी है, स्मॉल आर, और जो बेलन की लेंथ है वो मैं कितनी मान लेता हूं, एल, स्मॉल एल, और इसकी त्रिज्या है ये भी कितनी मान लेता हूं मैं, आर है, और ये इनकी अक्ष है बेलन। अब हमें इस की दिशा पता करना है। तो पहले तो ये देखो कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो किन किन पार्टों से मिलकर बना है। तो मैं ऐसे कहूं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है, बेलन का कुल क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इधर एक वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और बाकी ऊपर क्या बच गया, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का। अगर मैं इधर वाले को तो पार्ट को कहूं कि दायां भाग, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां भाग, बायां भाग। तो मैं यहां पर ये लिखूं कुल क्षेत्रफल किसके होगा कि बायां या बाईं तरफ के, इसको क्या कहेंगे अपन, या अगर ये खाली है तो देखो चकती और वलय दोनों ही पार्ट हो सकते हैं, भरा है तो चकती और खाली है तो वलय बनेगा। तो लेकिन मैं इसको वृत्त नाम दे देता हूं यहाँ पर कि वृत्त सेफ है। तो मैं कहूं कि बाईं तरफ के वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल इसके अंदर ये हो गया है, प्लस दाईं तरफ के वृत्त का क्षेत्रफल, दाईं तरफ के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस और क्या बच गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो इसके तीन हो गए, एक तो इधर वाला वृत्त, दाईं तरफ वाला वृत्त और वक्र पृष्ठ, तीनों का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर देते हैं तो इस बेलन का कुल क्षेत्रफल आ जाता है। एक तो हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल की दिशा। तो देखो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम डायरेक्ट समाकलन मेथड पे जाते हैं। पहले अगर हम सोचें कि इसका क्षेत्रफल है उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, S1, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, S2, और जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, S3। अब जो इसका S1 क्षेत्र है, S1 पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसकी भी त्रिज्या वही है सेम, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और जो इसका वक्र पृष्ठ बन गया है S3, जो ये बेलन है, बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ जो S3 है इसका मान हो जाएगा 2 पाई आर एल, और S2 का मान पाई आर स्क्वायर, और S1 का मान ये भी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हम तीनों को ऐड करते हैं तो इसका टोटल क्षेत्रफल मिल जाता है। तो पहले तो हम इसके क्षेत्रफल की दिशा पता करते हैं कि हमें जो ये दिख रहा है वो इस वाली बेलन की शेप में दिखता है। तो देखो जो ये बेलन है तो यहाँ इसका क्षेत्रफल, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, तो इसकी तल के लंबवत बाहर, तो मेरे लिए देखो मैं ऐसे हूं तो तल के लंबवत बाहर इधर, क्योंकि हम ऐसे कलर करेंगे तो डंडी किधर आएगी, इस दिशा में, और इधर का क्षेत्रफल देखना है S2, तो तल ऐसे कलर करेंगे तो डंडी की दिशा बाहर, तो तल के लंबवत बाहर होगा। ऐसे ही देखो हमें यहाँ क्षेत्रफल की दिशा पता करना है, तो ऐसे कलर करेंगे तो डंडी किधर आएगी, ऊपर की तरफ, तो क्षेत्रफल की दिशा वक्र पृष्ठ के तल के लंबवत है बाहर। मुझे यहाँ करना हो तो कलर, यानी क्षेत्रफल की दिशा इस वाले अल्पांश की पता करना है, तो तल के लंबवत है बाहर। तो जो वक्र पृष्ठ है प्रत्येक पॉइंट पर क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग, इधर इधर, इसके लिए इधर इधर और इधर, ये सब दिशाओं में होगी, लेकिन अक्ष के और जो क्षेत्रफल की दिशा है वो हमेशा लंबवत हमें देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, समाकलन का अगर मेथड यूज करें तो जो हमें इसके क्षेत्रफल की दिशा पता करना है, तो हम इसके लिए यहाँ पर एलिमेंट मानते हैं, अल्पांश बोलते हैं जिनको। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं ds, S1 का अल्पांश है तो ds1, तो हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और अल्पांश का क्षेत्रफल निकाल करके और उसका समाकलन कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाता है। क्योंकि जो हम ये समाकलन की टेक्निक यूज ले रहे हैं, अब तो हमें सीधा सा दिख रहा है पाई आर स्क्वायर है, पर ये बाद में जाके हमारा हेल्प करेगा, तो उस चीज को हम पहले ही पढ़ लेते हैं। तो इस अल्पांश की दिशा तल के लंबवत है बाहर, तो इधर हम क्या शो कर देंगे, एन कैप हो जाएगा। तो छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है ds1, तो
कंप्लीट पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे। और अकेला जो वृत्त है ये बंद पृष्ठ है नहीं, तो यहाँ रिंग नहीं लगेगी। ऐसे ही देखो इस वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो तल के यहाँ एक अल्पांश मानते हैं DS2 और यहाँ DS2 और तल के लंबवत बाहर, तो इधर वाले के लिए क्या बन जाएगा, ये n दिशा इधर। तो हम क्या करते हैं, छोटे से पार्ट DS2 का क्षेत्रफल निकालते, इतने से का हमें कंप्लीट वृत्त का चाहिए, तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। और ऐसे ही ये तो देखो S1 किसके लिए था, S1 पृष्ठ, या इसका ऐसे मैं कहूं कि इधर वाला बाईं तरफ का वृत्त, और ये क्या था, दाईं तरफ का वृत्त। बच गए क्या, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मैं एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं, जैसे यहाँ टुकड़ा, फिर इसका मैं क्षेत्रफल निकाल करके और समाकलन कर दूंगा तो पूरे वक्र पृष्ठ का आ जाएगा। तो इसकी दिशा यहां मैं अल्पांश लेता हूं तो तल के लंबवत बाहर, तो इसकी दिशा ये n हो जाएगी। और यहां मैं ले लेता हूं इसके अल्पांश DS3, तो यहां हो जाएगा DS3 और इसका समाकलन कर दूंगा। क्या है ये, वक्र पृष्ठ, ये इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और इन तीनों को जोड़ने से इसका कुल समाकलन आ जाता है। और यानी मैं ऐसे कहूं कि DS कंप्लीट बेलन का अल्पांश क्षेत्रफल DS, और ये कंप्लीट बेलन एक वक्र ये बंद पृष्ठ बनाता है, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या लगा देते हैं, रिंग, और इसको हम क्या कह देते हैं, S। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे फ्लक्स पढ़ेंगे और गाउस का नियम पढ़ेंगे वहां पर काम आएगा। तो हमें बेलन का स्मॉल DS और समाकलन करते हैं, यानी क्लोज्ड सरफेस बंद पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, और ये इसका टोटल क्षेत्रफल S आ जाएगा। अब हम इसको DS1 को सोल्व करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कितना आता है, πr² प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना मिलेगा, πr² प्लस, वक्र पृष्ठ को सोल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2πrl, और ये इसका जो टोटल बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है S बराबर ये वाला, ये हम ऐसे कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो ये हमारा क्षेत्रफल का टॉपिक कंप्लीट होता है। और लास्ट फिर एक बार से बंद पृष्ठ के लिए रिंग लगानी है और खुले पृष्ठ के लिए रिंग नहीं लगानी है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स के अंदर हम क्षेत्रफल की जानकारी हमें होना जरूरी है।